नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो जो हम लोग अपनी एजुकेशनल करंट अफेयर की क्लासेस कर रहे थे, ठीक है? तो वो अभी तक थोड़ा सा स्टॉप हो गई थी। अब हम लोग फिर से इसको स्टार्ट करेंगे क्योंकि एग्जाम भी आपके लगभग लगे हैं और आपको जल्दी नए नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेंगे जहाँ पे टीचिंग के लिए जो मेनली एग्जाम होते हैं, जैसे आपका यूजीसी नेट का हो गया और इसके अलावा ईएमआरएस में भी एजुकेशन करंट अफेयर पूछा जाता है, केवीएस एनवीएस जितने भी आपके एग्जाम है। तो यहाँ पे जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, एएसईआर रिपोर्ट 2023 की, ठीक है। ये एक रिपोर्ट है जो शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी उपलब्धियां हुई है या क्या क्या चीजें अच्छी हुई है या फिर क्या चीजें थोड़ी सी पहले से और ज्यादा डिक्रीज हो गई हैं, उन सब के बारे में रिपोर्ट देता है। और एक ये एनजीओ है, प्रथम नाम का, ठीक है। तो उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो यहाँ पे उसके बारे में देखेंगे क्या क्या आंकड़े रहे हैं, क्योंकि ये आपसे रिपोर्ट से संबंधित चीजें और इसके आंकड़े पूछ सकता है, ठीक है। तो क्योंकि ये हर साल की रिपोर्ट आती है, तो अभी 2023 की ये रिपोर्ट आई हुई थी। जो एनजीओ है प्रथम, जैसे मैंने आपको बताया, इसने 18वीं वार्षिक स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसका टाइटल जो 2023 का है वो है बियॉन्ड बेसिक्स, ठीक है। बियॉन्ड बेसिक्स इसका टाइटल्स है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें करवाई जाती है, जैसे छात्र की क्या गतिविधियां रही हैं, इसके बाद बुनियादी और व्यवहारिक साक्षरता क्या रही है, ठीक है। गणित की क्षमताओं के साथ साथ जो डिजिटल जागरूकता है उस वो कितना इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है, उसके हिसाब से काफी चीजें इंक्लूडेड की गई है, ठीक है। और जो भी स्किल्स या कौशल से रिलेटेड चीजें हैं वो कितनी अच्छी हुई हैं, उन सबका ये ब्यौरा देता है ये रिपोर्ट, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। तो ये एएसईआर एक वार्षिक नागरिक नेतृत्व वाला घरेलू सर्वेक्षण है। इसको वार्षिक नागरिक नेतृत्व वाला घरेलू सर्वेक्षण भी बोलते हैं, ठीक है। जिसका उद्देश्य समझना है कि ग्रामीण भारत में बच्चे स्कूल में नामांकित हैं और क्या वे सीख रहे हैं। यहाँ पे मेन जो बच्चे कितने इनरोल हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे हैं उनका इनरोलमेंट किस प्रकार से बढ़ा है, जैसे कि 2030 तक 100% का इनरोलमेंट का नियम है एनईपी 2020 के द्वारा। तो उस हिसाब से एनरोलमेंट चेक किया जाता है। और प्लस जैसे कि आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी होगी, उसमें एफएलएन बताया गया, मतलब फाउंडेशन लिटरेचर एंड न्यूमेरेसी की बात की गई है कि क्लास 3 तक के बच्चों को ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो उस पर भी काम करती है रिपोर्ट, उसके आंकड़े भी देती है, ठीक है। भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में 2005 से आयोजित एएसईआर देश में सबसे बड़ा नागरिक नेतृत्व वाला सर्वेक्षण है। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि एएसईआर जो है उसको और क्या बोलते हैं, नागरिक नेतृत्व वाला सर्वेक्षण भी उसको बोला जाता है, ठीक है। ये राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पे 3 से 16 या फिर 4 से 18 भी आप कह सकते हैं, ठीक है। वर्ष के आयु के बच्चों के नामांकन को चेक करता है। और इसके साथ ही 5 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों की बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता के स्तर पे प्रतिनिधि जो डेटा है उसके बारे में ये सारी जानकारी देता है, ठीक है। इसके मुख्य निष्कर्ष क्या है, मतलब ये मेनली ये किन किन चीजों पे काम करता है। एक तो है एनरोलमेंट रेट, कि एनरोलमेंट रेट पिछली बार से कितना बढ़ा है, ठीक है। तो एनरोलमेंट रेट की अगर बात करेंगे तो 14 से 18 आयु के 86.8% बच्चे एक शैक्षिक संस्थान में नामांकित हैं, ठीक। तो ये एनरोलमेंट आया है। और अपना लक्ष्य कितना है ये भी आपको पता होना चाहिए, 100% लक्ष्य रखा गया है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, ठीक, उसके सारे बच्चे एनरोल हो, सब बच्चों को ही शिक्षा प्राप्त हो, ठीक है। इसके साथ है नामांकन उम्र के साथ काफी अलग भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे यहाँ पे 3 से 9 है ये, ठीक है, ये पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे 3 से 9 साल के बच्चों का 14%। और यहाँ पे अगर देखें तो इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये हिंदी में मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे देखो एनरोलमेंट वेरीज करता है कि 3.9% जो है, ठीक है, 3.9%, ये कितने 14 साल के जो बच्चे हैं, ठीक। इसके बाद है
32.6% 18 साल के जो बच्चे हैं वो एनरोल नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉट एनरोल। ठीक है, तो इस प्रकार से यही आंकड़ा है। यहाँ पे हिंदी की टाइपिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, तो आप ये इंग्लिश वाला सही समझे। 3.9% बच्चे हैं जो 14 साल के एज के हैं, ठीक, वो एनरोल नहीं है। और इसके बाद 32.6% ऐसे बच्चे हैं जो 18 साल के हैं, वो एनरोल नहीं है। ठीक है, इसके बाद है 14 से 18 आयु के वर्ग के अधिकांश छात्र कला मानविकी स्ट्रीम में नामांकित है। मतलब ज्यादातर छात्र किसमें नामांकित है? जो आपका आर्ट और ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम होती है उसमें नामांकन है। और यहाँ पे देखेंगे कि कक्षा 11 या उससे ऊपर के आधे से अधिक 55.7% इस स्ट्रीम का अध्ययन करते हैं। मतलब यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो 14 से 18 साल के बच्चे हैं, ठीक है, उसमें क्या है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे, यहाँ पे आपको आंकड़ा भी दिया गया 55.7, कि वो कौन सी स्ट्रीम लेते हैं, जो आर्ट और ह्यूमैनिटीज की स्ट्रीम है उस पे ज्यादा एडमिशन लेते हैं एज कम्पेयर टू साइंस। ठीक है, तो ये चीज यहाँ से निकल के आई है। इसके बाद यहाँ पे पुरुष और महिला के हिसाब से भी दिया गया है। तो 36.3% पुरुषों की तुलना में केवल 5.6% महिलाएं विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित, जिसको स्टीम भी बोलते हैं। स्टीम को मैंने कई बार कई क्लासेस में आपको बताया है, अगर आपकी क्लासेस देख रहे हैं तो इसका फुल फॉर्म है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इसको सबको मिला के क्या बोलते हैं? स्टीम। ठीक है, स्टीम मतलब जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फील्ड है, उसमें 36.3% पुरुषों की तुलना में केवल 5.6% महिलाएं जो है वो इस स्ट्रीम में जाती हैं। और कॉलेज के छात्रों को 16.2% में व्यवसायिक प्रशिक्षण अधिक आम है। मतलब जो कॉलेज के छात्र हैं उसमें क्या है कि व्यवसायिक परीक्षण वाली स्ट्रीम्स बच्चों में ज्यादा देखी गई है। ठीक है, इसके बाद कई युवक 6 महीने या उससे कम समय तक चलने वाले अल्पकालिक पाठ्यक्रमों का पीछा कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे छात्र हैं जो जैसे 6 मंथ का डिप्लोमा या मिलता है या फिर आप सर्टिफिकेट मिलता है, उन सब चीजों के पीछे ज्यादा है, मतलब उनमें ज्यादा एनरोल करवाते हैं, क्योंकि बहुत सी जगह पे डिप्लोमा या सर्टिफिकेट मांगा जाता है। जैसे मान लो कि आपका बीएससी मांग दिया गया, तो अलग से कोई डिप्लोमा मांग देते हैं 1 साल का या फिर 6 मंथ का। ठीक है, तो इसलिए बच्चे यहाँ पे भी एनरोल ज्यादा करते हैं। तो एक तो हो गया आपका एनरोलमेंट के बेसिस पे कि किस किस तरीके से एनरोलमेंट है बच्चों का। इसके बाद दूसरी अगर बात करें तो बुनियादी साक्षरता, इसको आपको ध्यान से समझना है। लगभग 25% युवा अपनी क्षेत्रीय भाषा में क्लास 2 स्तर के पाठ को धारा प्रवाह नहीं पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत ही गंभीर समस्या है, क्योंकि जो 25% युवा है, युवा की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, वो क्या है कि क्लास 2 की जो भाषा का स्तर है, मतलब लैंग्वेज है, उसको धारा प्रवाह नहीं पढ़ सकते हैं, ये कंडीशन है। ठीक है, क्लास 2 के कितने 25% युवा, ठीक है, अपनी उनकी क्षेत्रीय भाषा, उनकी खुद की जो भाषा है वो उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, ये बुनियादी साक्षरता की यहाँ पे आंकड़े दिखाए गए। विभाजन की समस्या, 3 अंकों में से एक अगर दिया जाए तो के साथ आधे से अधिक संघर्ष। और यहाँ पे 43.3%, यहाँ पे 43.3% और ये एज दी गई है। 14 वर्षीय बच्चों में से केवल 18% ही उन्हें सही ढंग से हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें तो ये यहाँ पे लगभग जो प्रॉब्लम्स होती है मैथ से रिलेटेड चीजें हैं, उसमें क्या है कि 43.3% के बच्चे में से जैसे मान लो कि 43.3% का एनरोलमेंट है, ठीक है, उसमें से केवल 18% जो है जो सही ढंग से वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो बुनियादी साक्षरता की बात होगी। बुनियादी साक्षरता से आपको याद रखना है, इसमें एक एफएलएन प्रोग्राम है, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। ठीक है, इसको बोला जाता है, ये इसीलिए चलाया गया है, लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। ये किस लिए चलाया गया है प्रोग्राम? कि बुनियादी साक्षरता पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 25% युवा ऐसे हैं जो अपनी क्षेत्रीय भाषा, अपनी लोकल लैंग्वेज में नहीं पढ़ सकते हैं धारा प्रवाह। ठीक है, इसलिए ये प्रोग्राम भी इससे जुड़े आपको मैं बताती जा रही हूँ कि कौन कौन से प्रोग्राम है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे भाषा और गणित कौशल की। अगर बात करें वो तो बेसिक्स नॉलेज होगी। इसके बाद महिलाओं
76% ने अपनी क्षेत्रीय भाषा मानक सेकेंड स्तर के ग्रंथों को पढ़ने में। पुरुषों 70.9, महिलाएं कितनी है 76% और पुरुष है 70.9% की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। मतलब भाषा अगर गणित कौशल की बात की जाए तो महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से अधिक सक्रिय देखी गई हैं, या फिर कह सकते हैं कि वो अपनी जो लैंग्वेज और मैथ की स्किल्स हैं उसमें महिलाएं ज्यादा अच्छी देखी गई हैं अपनी लोकल लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। जबकि पुरुषों ने गणित और अंग्रेजी पढ़ने में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। पुरुषों ने किसमें किया है, गणित और अंग्रेजी का। और भाषा और गणित का अगर बात करें तो किसमें महिलाएं ज्यादा सक्रिय पाई गई हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, केवल 57.3% अंग्रेजी में वाक्य पढ़ सकते हैं, उनमें से लगभग तीन चौथाई अर्थ समझ सकते हैं। मतलब अंग्रेजी की अगर बात करें, सिंपल इंग्लिश की बात करें, तो ये क्या है कि इसमें से 57.3% युवा ऐसे हैं जो सिंपली इंग्लिश में कुछ लिखा है उसको पढ़ सकते हैं, उसमें से भी एक चौथाई, ठीक है, वन फोर्थ जो है उस चीज को समझ सकते हैं। मतलब पढ़ना और उस चीज को समझना दोनों अलग चीज हो जाती है, उस चीज की बात यहाँ पे की गई है। इसके बाद चौथा जो पैमाना रखा गया है डिजिटल जागरूकता और 90 सॉरी कौशल के क्षेत्र में, ठीक, तो इसमें काफी बड़ी संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। जैसे कि लगभग 90% युवाओं के पास हर घर में स्मार्टफोन है, जिनमें से 43.7 पुरुषों के पास स्मार्टफोन है, जबकि केवल 90.8% महिलाओं के पास स्मार्टफोन है, ठीक है। कोविड के बाद से ये चीज में काफी कह सकते हैं कि इन्हांसमेंट हुआ है। और जो पुरुष हैं उनमें उनमें देखा गया है कि ज्यादा स्मार्टफोन यूज करते हैं, जबकि महिलाएं केवल 90.8% स्मार्टफोन यूज करती है, ठीक है। इसके नेक्स्ट है, पुरुषों ने आमतौर पर डिजिटल कार्यों में महिलाओं की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। शैक्षिक स्तर और बुनियादी साक्षरता डिजिटल दक्षताओं को बढ़ाने में मदद करती है, ठीक है। तो स्मार्टफोन, क्योंकि कोविड के बाद से आपको भी ये चीज का आइडिया होगा कि कितनी सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, पढ़ाई लिखाई से लेके, ठीक। तो उस चीज में पुरुषों का प्रदर्शन ज्यादा अच्छा देखा गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अ, बुनियादी संख्यात्मक कौशल की अगर बात करें, तो यहाँ पे ये मिसप्रिंट हुए हैं, यहाँ पे है कि 50% स्टूडेंट है जो 14 से 18 एज के हैं, ठीक है, ये एज है। और ये जो 50 यहाँ पे दिया गया परसेंट है, 14 से 18, ये यहाँ पे परसेंट नहीं है। 14 से 18, 14 से 18 एज और 50%, ठीक है। अधिक छात्र बुनियादी विभाजन की समस्याओं से जूझते हैं, और लगभग 45% को सोने और जागने के समय के आधार पर नींद के घंटों की गणना करने जैसे कार्यों में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो बुनियादी संख्यात्मक कौशल की अगर बात करें, बेसिक जो न्यूमेरेसी स्किल्स होते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बताए गए 45% से अधिक है जो मतलब कब सोते हैं कब जागते हैं इस चीज की गणना करने में भी उनको कठिनाई का सामना करना होता है, ठीक है। इसका सीमित संख्यात्मक कौशल बजट प्रबंधन, छूट लागू और ब्याज दरों, ऋण भुगतानों की गणना जैसे रोजमर्रा के कार्यों को संभालने के लिए युवा लोगों की क्षमताओं को प्रभावित करता है। मतलब डेली बेसिस पे जो काम होते हैं उसकी बात की गई। न्यूमेरेसी का मतलब क्या हो गया, जैसे ये मैथ्स से रिलेटेड हो गया कहीं ना कहीं। जैसे मैथ्स की अगर बात करें तो डेली के हो गया कितने की कोई चीज लेके आए गए, किसमें कितनी छूट मिली, कैसे मैनेजमेंट किया गया, इन सब चीजों में काफी क्षमताओं को प्रभावित देखा गया है युवा के। इसका नेक्स्ट है तो ये यहाँ पे रिकमेंडेशंस की बात की गई है कि 14 से 18 आयु वर्ग के बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता में अंतराल को दूर करने के लिए सरकारी प्रयासों की आवश्यकता है, जिसमें मूलभूत पहलों को लागू करने पे ध्यान केंद्रित किया गया है। मतलब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इस चीज पे काम करने की आवश्यकता है, जो उनकी बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता है, ठीक है। तो उस चीज पे बहुत ही फोकस करने की बात है, जैसे कि एनईपी में इस चीज की बात कही गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी अकादमिक रूप से पिछड़ रहे छात्रों के लिए कैचअप कार्यक्रम की आवश्यकताओं पर जोर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे एनईपी की बात की गई।
तो यहाँ पे जो कैचअप प्रोग्राम है उसका मतलब है कि जो बुनियादी शिक्षा में छात्र पिछड़ रहे हैं उनको अलग से जोर देने की आवश्यकता है, उन पे अलग से, उन छात्रों पे अलग से काम करने की आवश्यकता है, ठीक है। इसके बाद युवाओं के बीच बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल बढ़ाने की पहल की आवश्यकता है, ना केवल अकादमिक प्रदर्शन के लिए बल्कि दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भी, ठीक है। तो बुनियादी जो साक्षरता और संख्यात्मक कौशल है उसकी केवल पढ़ाई के क्षेत्र में तो आवश्यकता है ही, और जो डेली उनकी नीड्स होती है, डेली के काम होते हैं, उनके लिए भी ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे डिजिटल शिक्षा की। अगर बात करें स्मार्टफोन की उपलब्धता, ये हम लोग बात कर चुके हैं, 90% भारतीय युवा जो है स्मार्टफोन यूज करते हैं, ठीक है। डिजिटल साक्षरता में लैंगिक अंतर, तो इसमें अंतर पाया गया है पुरुष की तुलना में महिलाओं के पास इन चीजों की जो उपलब्धता है वो कम देखी गई है, ठीक है। स्मार्टफोन का स्वामित्व की अगर बात करें तो लड़कों के पास 43.7% के पास स्मार्टफोन की संभावना है। लड़कियों के पास कितनी है? 90.8। इसकी भी बात हम लोग लगभग इसकी कितनी है? दोगुनी है। लड़कों ने विभिन्न डिजिटल कार्यों में लड़कियों को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। ऑनलाइन सुरक्षा जागरूकता की अगर बात करें, लड़कियों की तुलना में लड़के ऑनलाइन सुरक्षा सेटिंग से अधिक परिचित हैं। मतलब जैसे आपको पता है कि आजकल डिजिटल क्राइम होते हैं, तो उसकी सुरक्षा के लिए भी लोग चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए स्कूल्स में या फिर अलग अलग जगहों पे इस सब के कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे लड़कियों के पास स्मार्टफोन इतने परसेंट है, ठीक है, और जो लोग यूज नहीं कर रही हैं, जो गर्ल्स यूज नहीं करती हैं, लड़कियां, तो उनको उस चीज की जानकारी नहीं होगी कि कैसे जो साइबर क्राइम है या फिर ऑनलाइन सेफ्टी है उसके बारे में अवेयरनेस उन तक कैसे पहुंचेगी, ठीक है। तो इसलिए इनमें कम पाई गई है, लड़कों में ज्यादा इस चीज की चीजें देखी गई है, ठीक है। जो ऑनलाइन सुरक्षा प्रथाओं पर लड़कियों को शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए लक्षित प्रयासों की आवश्यकता का सुझाव देते हैं। इसके अलावा शिक्षा के लिए स्मार्टफोन का उपयोग करना, लगभग 2/3 शैक्षिक उद्देश्यों के लिए स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं, जैसे कि पढ़ाई से संबंधित ऑनलाइन वीडियो देखना, संदेह दूर करना या नोट्स का आदान प्रदान। तो ये तो सबको पता है कि शिक्षा से संबंधित जो चीजें हैं स्मार्टफोन का यूज उसलिए करना भी चाहिए, लेकिन स्मार्टफोन आते ही ज्यादातर जो बच्चे हैं, जैसे 14 से 18 साल की बात कर लें, तो उनमें भटकने का ज्यादा रास्ता होता है, क्योंकि फोन में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो टीचर्स को, पेरेंट्स को इन सब पे ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके बाद आकलन के लिए कनेक्टिविटी सीमाएं, हालांकि सर्वेक्षण का उद्देश्य स्मार्टफोन का उपयोग करके डिजिटल कौशल का आकलन करना है, लेकिन सभी युवा उच्च कनेक्टिविटी वाले स्मार्टफोन नहीं ला सकते, और लड़कियों की तुलना में लड़कों द्वारा उन्हें लाने की अधिक संभावना है, जो बहुत पहुंच में विसंगतियों का संकेत संकेत देता है, ठीक है। इसके बाद है गैर नामांकित युवाओं के बीच शैक्षिक गतिविधियां। अब जो एनरोल नहीं है उनमें शैक्षिक गतिविधियों उनमें भी शैक्षिक गतिविधि आवश्यकता है। तो गैर नामांकित युवाओं में 1/4 ने अपने स्मार्टफोन पर शैक्षिक गतिविधियों में संलग्न होने की सूचना दी। औपचारिक शिक्षा प्रणाली के बाहर सीखने में डिजिटल उपकरणों की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। अब यहाँ पे क्या मतलब हो गया, जैसे कि जो गैर नामांकित मतलब जो किसी स्कूल में एनरोल नहीं है, और जैसे कि पता है आपको एजुकेशन आजकल डिस्टेंस मोड में भी दी जाती है। मतलब अगर आपको कोई सर्टिफिकेट करना है, डिग्री करना है, सारी इग्नू इस चीज में सबसे इग्नू का नाम काफी फेमस है। यहाँ से लोग अलग अलग सर्टिफिकेट चीजें करते हैं, तो उन सब गतिविधियों में उपलब्धता देखी गई है, ठीक है, जिनका एनरोलमेंट नहीं है कहीं पे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि भारत में बेसिक शिक्षा में क्या क्या चुनौतियां अ, देखने को मिली है। स्कूल की बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में प्रतिधारण दरों में सुधार के बावजूद स्कूल में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में चिंताएं बनी हुई हैं, जबकि 95% स्कूल में पीने का पानी, शौचालय है, 10% से अधिक में बिजली की कमी है, ठीक है। तो ये अभी चुनौतियां हैं भारत में बेसिक शिक्षा को लेके। इसके अतिरिक्त डिजिटलीकरण की कमी है, 60% से अधिक स्कूलों में कंप्यूटर की कमी है, और 90% में इंटरनेट की कमी है, ठीक है। तो जैसे कि ये चीज भी देखी गई है, जितनी पॉलिसी आती है, जितनी भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट आते हैं,
लिखित मतलब रिटर्न में तो काफी अच्छे हैं, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो उस सब में बहुत बड़ी संख्या में कमी भी देखी जाती है। कहीं पे कंप्यूटर्स नहीं है, अगर कंप्यूटर है तो फिर नेट की सुविधा नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखने को मिली है। इसके निजी स्कूलों की ओर बदलाव। निजी स्कूलों में प्राइवेट स्कूल की तरफ ज्यादा रुझान रहता है। अब जिनके पास थोड़ी सी भी अ, पैसे वगैरह की व्यवस्था है तो वो लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भेजना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है प्राथमिक स्कूलों की हिस्सेदारी 2006 में 87 से गिरकर 2020 में 62% हो गई है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से चुनौतियां हैं। शिक्षकों की और गुणवत्ता की कमी। उच्च छात्र शिक्षक अनुपात और अनुबंधन, शिक्षकों पर निर्भरता और शिक्षकों के बीच अनुपस्थिति के साथ स्कूलों को शिक्षकों की कमी का सामना करना पड़ता है। शैक्षिक गुणवत्ता भिन्न होती, अच्छी तरह से वित्त पोषित और औपचारिक स्कूलों और कम संसाधन अनौपचारिक स्कूलों के बीच एक स्पष्ट विभाजन के साथ काम देखने को मिला है। और यहाँ पे क्या है, शिक्षकों की कमी है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट पे भी टीचर्स रखे जाते हैं, ठीक है। क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षकों की कमी है। वैकेंसी नहीं आ रही वो अलग बात है, पता नहीं क्यों नहीं वैकेंसी दे रहे हैं, लेकिन शिक्षकों की सच में कमी है स्कूल लेवल पे अगर देखा जाए, ठीक है। तो उन सब चीजों पे भी काम करने की काफी बड़ी मात्रा में आवश्यकता है। इसके बाद विभाजन सामाजिक विभाजन कैसे हो गया? जाति, वर्ग, ग्रामीण, शहरी, धार्मिक और लिंग विभाजन सहित सामाजिक विभाजन बने रहते हैं जो प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, ठीक है। क्योंकि भारत में ये सब चीजों पे ज्यादा लोग फोकस रहते हैं, अभी भी बहुत सी जगह पे ये सब मतभेद देखे जाते हैं जो क्या है शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे, भारत बुनियादी शिक्षा को कैसे बढ़ावा दे सकता है। तो यहाँ पे धन और संसाधन आवंटन में वृद्धि करके, जैसे कि एनईपी में बोला गया है 6% शिक्षा के लिए लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। इसके बाद बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षक और प्रशिक्षण और स्कूलों में आवश्यक सुविधाओं के प्रावधान के वित्त पोषण को प्राथमिकता दें। मतलब जैसे जैसे चीजें एनईपी में बोली गई है उस हिसाब से वो चीजें वहां पे पहुंचनी चाहिए, उस चीज पे काम होना चाहिए, ठीक है। शिक्षक भर्ती और प्रशिक्षण। तो जैसे कि छात्र और शिक्षक का अनुपात भी काफी मात्रा में कम देखने को मिलता है, तो उस चीज पे भी काम होना चाहिए, शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए। ड्रॉप आउट दरों को संबोधित करना चाहिए। अब जहाँ पे ड्रॉप आउट दर ज्यादा है वहां पे भी संबोधित करें, जैसे एजुकेशनल मेला वगैरह होते हैं वो लगवाए जाए, घर घर में जाके पेरेंट्स से सबसे बात करके स्कूलों में बच्चों का एनरोलमेंट करवाया जाए, ठीक है। इसके बाद अवसंरचना विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनको सही से डेवलप किया जाए। जैसे पेयजल, शुद्ध पेयजल हो गया, स्कूलों में बिजली की व्यवस्था हो गई, इंटरनेट कंप्यूटर की व्यवस्था हो गई, इन सब की। इसके बाद शैक्षिक गुणवत्ता पर ध्यान देकर, शैक्षिक गुणवत्ता क्या मतलब होगा कि आ, कोई भी चीज रटाए ना जाके बच्चों को उनके ही तरीके से कि कौन बच्चा किस हिसाब से सीखता है वो टीचिंग मेथड अपना के शैक्षिक गतिविधियों पे ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षण विधियों क्या मतलब हो गया? बच्चे जिस चीज में जैसे सीखना चाहते हैं टीचर को वो तरीके अपनाने चाहिए। इसके नेक्स्ट है निगरानी और मूल्यांकन। शैक्षिक नीति और हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए मजबूत निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली स्थापित करना। सुधार के क्षेत्रों की परीक्षा पहचान करने और तदनुसार रणनीतियों को समायोजित करने के लिए डेटा संचालित अंतर्दृष्टि का उपयोग करें, ठीक। मतलब जहाँ जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ पे हर जो एजुकेशन पॉलिसी है उनके हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है उस पे निगरानी रखना, उनका मूल्यांकन भी टाइम टू टाइम करते रहना, जिससे कि शिक्षा की गुणवत्ता को और बढ़ाया जा सके। इसके बाद शिक्षा से संबंधित यहाँ पे बताया गया कि कौन कौन सी पहल है जो सरकार की तरफ से चलाई गई है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रौद्योगिकी संवर्धित अधिगम पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिसको एनपीटीईएल बोलते हैं, नेशनल प्रोग्राम ऑफ टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट लर्निंग। इसके बाद सर्व शिक्षा अभियान है, प्रज्ञाता है, मध्याह्न भोजन योजनाएं हैं, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पीएम श्री स्कूल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये सब, ठीक। इसके बाद तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या बोला गया है, इसकी अलग से भी क्लासेस है।
तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे डिटेल में बताया गया है। एनईपी 2020 शिक्षा प्रणाली में सुधारों की शुरुआत है। इसमें कक्षा 5 तक मातृभाषा और स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जाएगा। ये व्यापक शिक्षा ढांचा और विभिन्न स्तरों पर मूल्यांकन शामिल है। हालांकि इन नीतियों के कार्यान्वयन में चुनौतियां बनी हुई हैं। ठीक है, इस प्रकार से नीतियां आई हैं, लेकिन उनमें काफी चुनौतियां भी हैं। इसके बाद एनएपी शिक्षा में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर देता है। सकल घरेलू उत्पाद के 6% को लक्षित करता है। मतलब शिक्षा पे कितना खर्च किया जाएगा? 6%। ये क्वेश्चन बहुत बार काफी एग्जाम में पूछा गया है कि एनईपी के द्वारा, जो एनईपी 2020 है, वहां पे शिक्षा के क्षेत्र में जो जीडीपी दर है उसको कितना रखा गया है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कितना 6% रखा गया है। तो ये रिपोर्ट थी और ये काफी इम्पोर्टेंट है। और ये किन किन पहलुओं पे काम करती है, ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा। इसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए, और ये कौन सा एनजीओ चलाता है, और ठीक है, और ये 2005 से ये चीज चल रही है। ये हर साल रिपोर्ट आती है। जैसे कि अभी आपका नवंबर है, तो लगभग जनवरी में ये रिपोर्ट आ जाती है। तो 2023 की अभी इसलिए करवाई गई है कि अगर आपका इस बीच में कोई एग्जाम होता है और बाकी नेक्स्ट रिपोर्ट जब आएगी जनवरी या फरवरी तक आएगी, तो वो आपको तब करवा दी जाएगी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, काफी इम्पोर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एजुकेशन से रिलेटेड, तो वो यहाँ पे करवाने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा आपको अगर कोई लगता है कि टॉपिक करवाना है, तो आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ज़्यादा से ये जो वीडियोस हैं उनको शेयर करें, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन आता है आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो इसी प्रकार के अपडेट क्लासेस के लिए बने रहिए लर्न टुगेदर से। धन्यवाद।